हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लासेस आज हमारी पुनः आपके सामने स्टार्ट हो रही है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आपको पिछले वीडियोस पर इनर ट्रांजिशन एंड ट्रांजिशन मेटल्स के बारे में विधिवत बता चुके हैं। अब हम आपको आपके इस चैप्टर के अंतर्गत दो टॉपिक ऐसे हैं जो केमिकल रिएक्शंस पर डिपेंडेंट होते हैं। इसमें से नंबर एक है हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सेकंड पॉइंट पे आता है पोटेशियम परमैंगनेट। तो आज हम आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट की स्टडीज कराएंगे। इसमें हम आपको प्रेपरेशन ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट की स्टडी कराएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का इंट्रोडक्शन देंगे। जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो फॉर्मूला होता है वो आपको दिख रहा है, A2Cr2O7। A2Cr2O7 इसका फॉर्मूला है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑरेंज रेड कलर का क्रिस्टल होता है जो एक ऑक्सीडेंट ऑक्सीकारक के रूप में यूज होता है। और इसका यूज हम लोग टाइट्रेशन मेटल यूज जहाँ हम केमिकल जो लेबोरेटरी है उसमें हम टाइट्रेशन जब करते हैं उसमें भी हम इसका यूज करते हैं। तो आ जाइए बच्चों, आज हम आपको सबसे पहले तो पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेपरेशन बताएंगे। उसके बाद हम इसकी केमिकल रिएक्शंस बताएंगे और पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टीज का भी अध्ययन कराएंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू होता है। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो फॉर्मेशन है वो क्रोमाइड यानी जो क्रोमाइड अयस्क होता है उसके थ्रू ही हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का कॉमर्शियल प्रोडक्शन कर लेते हैं। यानी व्यापारिक जब हमको उत्पादन करना है पोटेशियम डाइक्रोमेट का तो हम क्रोमाइड अयस्क के थ्रू इसका फॉर्मेशन बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो बच्चों ये सीखना है हमको कि क्रोमाइड अयस्क के थ्रू पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन करने में कितने स्टेप आते हैं, उन सभी स्टेप की इंफॉर्मेशन हम आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको रिटर्न करेंगे। ओके, सबसे पहले तो अपन लिख लेंगे मेथड ऑफ द प्रेपरेशन। ये बताया है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना क्रोमाइड अयस्क के द्वारा बनाया जाता है। अब इस क्रोमाइड अयस्क से हमको पोटेशियम डाइक्रोमेट जो फॉर्मेशन में कुछ स्टेप की स्टडी करना है। तो सबसे पहली स्टडी हमारी हो जाएगी बच्चों सोडियम क्रोमेट बनाना। क्या करना है हमको? सोडियम क्रोमेट बनाना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्रोमाइड अयस्क लेते हैं। उस क्रोमाइड अयस्क को सोडियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट या किसी क्षार के साथ परावर्तनी भट्टे होती है उसमें इसको हम लोग संगलित करते हैं। जब इसको संगलित करते हैं तो ये देखते हैं क्या क्या बनता है। एक तो सोडियम क्रोमेट बनता है और Fe2O3 प्राप्त होता है। इसमें जो होता क्या बच्चों, ये जो Fe2O3 होता है ना ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है, यानी कि ये पानी या जल में अघुलनशील होता है। और जो सोडियम क्रोमेट का जो फॉर्मेशन हुआ है वो जल में घुलनशील होता है। तो अब आप देख रहे हैं कि दो चीजों में से एक चीज इंसॉल्युबल है और दूसरी सॉल्युबल है। तो आप देखेंगे जो वहां पर जली विलयन प्राप्त हुआ था हमको इसका सोडियम क्रोमेट एंड Fe2O3 का, उसमें से अपन देखेंगे कि उसको फिल्टर कर लेंगे, छान लेंगे। तो आपको पता है छानने पर जो पदार्थ जल में अबिले था, सपोज दैट Fe2O3 अबिले था, तो वो अलग हो जाएगा और जो हमारे पास सोडियम क्रोमेट है वो जल के साथ हमारे सेपरेट सॉल्यूशन में आ जाए। तो इस प्रकार से आपने ये सीखा कि सबसे पहले हम लोग क्रोमाइड अयस्क को सोडियम क्रोमेट, सोडियम कार्बोनेट, इसके साथ बच्चों सोडियम कार्बोनेट और वायु की अधिकता में परावर्तनी भट्टी में संगलित करते हैं। तब हमको Fe2O3 एंड
सोडियम क्रोमेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है, जिसमें से आपने देखा, हमने बताया कि Fe2O3 वाटर में इंसॉल्युबल है, जबकि सोडियम क्रोमेट सॉल्युबल है। जब सॉल्युबल है तो इसको हम फिल्टर कर लेते हैं और उसको सेपरेट कर लेते हैं। क्लियर? यानी फर्स्ट चरण में हमारे पास सोडियम क्रोमेट प्राप्त हो जाता है। इसका एक्वा सॉल्यूशन प्राप्त हुआ है। सेकंड पॉइंट में देखते हैं बच्चों, सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त करना है। एक्चुअल में हमको बनाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पास जो सोडियम क्रोमेट हमको प्राप्त हुआ है वो सोडियम क्रोमेट को अपने यहाँ पर ले लेते हैं। सोडियम क्रोमेट के वो हम डाइल्यूट H2SO4 होता है उसके थ्रू इसका एसिडिफिकेशन कर देंगे। या कह सकते हैं कि जब सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं तब हमको सोडियम डाइकार्बोनेट प्राप्त होता है और सोडियम सल्फेट ये और जल सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सोडियम क्रोमेट का फॉर्मेशन किया था। सेकंड स्टेप में क्या किया था कि सोडियम क्रोमेट रिएक्ट विथ डाइल्यूट H2SO4 देन फॉर्म सोडियम डाइक्रोमेट। 2 स्टेप कंप्लीट। इसके बाद आप देखते हैं थर्ड स्टेप में चलते हैं। थर्ड स्टेप का नाम आपको दिख रहा है पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त करना। अब बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हुआ है उसकी रिएक्शन हम लोग पोटेशियम क्लोराइड दिखाएंगे। रिएक्शन में यहाँ देख रहे हैं, यहाँ Na2 तो हमको चाहिए K2। तो K2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2KCl से इसकी रिएक्शन करा देंगे, तब हमको पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता। क्लियर? आप एक बार रिवाइज से सुन लें। सबसे पहले हमने क्या लिया था, क्रोमाइड एस। इस क्रोमाइड एस को सोडियम कार्बोनेट और वायु की अधिकता में परावर्तनी भट्टी में संकलित किया, तब हमको सोडियम क्रोमेट और Fe2O3 प्राप्त हुए, जिसमें से हमने देखा कि Fe2O3 तो वाटर में इंसॉल्युबल होने के कारण वो फिल्टर नहीं हो पाएंगे, जबकि सोडियम क्रोमेट वाटर में सॉल्युबल होने की वजह से उसको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट करें। ठीक है? फिर जो हमको सोडियम क्रोमेट जो प्राप्त हुआ था उस सोडियम क्रोमेट की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 से कराते हैं, तब हमको सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, जो सोडियम डाइक्रोमेट प्राप्त हुआ है उसको यहाँ रख लेंगे और उसकी रिएक्शन पर लोग KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड से करा देते हैं, तब हमको पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त हो जाता है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, ऑरेंज रेड कलर के क्रिस्टल होते हैं और जब इनको गर्म करते हैं तो जो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने लगते हैं। अर्थात जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीकार है। ओके, आप बच्चों हमने इसके 3 स्टेप के थ्रू पोटेशियम डाइक्रोमेट बना के बताया है। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लें। तो आपने जब प्रेपरेशन ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट की स्टोरी बहुत अच्छे से समझ के की है, अब हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट के एग्जांपल्स के थ्रू स्टडी कराने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिए कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टीज हम क्या पढ़ना चाहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कलर। यह है नारंगी रंग का, यानी कि ऑरेंज कलर का क्रिस्टली सॉलिड होता है। क्रिस्टली सॉलिड वे सॉलिड होते हैं जिनमें उनके रचक अणु, परमाणु या आयन नियमित व क्रमिक रूप से व्यवस्थित होते हैं। उन्हीं को हम लोग क्रिस्टली ठोस कहते हैं, जिनके गलनांक एवं क्वथनांक निश्चित होते हैं, जो वास्तविक ठोस होते हैं और इनको यदि हम पैनी धार वाले हथियार से काटें तो ये क्रमिक रूप से कटेंगे हो जाए। अर्थात ऐसे ठोस जिनमें उनके रचक अणु, परमाणु या आयन एक नियमित व क्रमिक व्यवस्था रखते हैं, उनको हम लोग क्रिस्टली ठोस कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे,
मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो गलनांक होता है वो 396 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी इसका गलनांक कितना होता है? 396 डिग्री सेल्सियस। यानी कि ये 396 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगा। क्लियर? तीसरा पॉइंट देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट है एक्चुअल में ये नारंगी रंग का क्रिस्टल के फॉर्म में प्राप्त होता है, लेकिन जब इसको हम लोग वाटर में डिजोल्व करते हैं, यानी ठंडे जल में जब इसको हम लोग डिजोल्व करते हैं या घोलते हैं, तो वो क्या रहता है? कम विलेय, या कह सकते हैं कि अल्प विलेय होता है। लेकिन यदि हम वाटर को थोड़ा हीट कर दें या गर्म कर दें, तो ये गर्म जल में पर्याप्त रूप से विलेय हो जाता है। यानी क्या सीखे कि कम विलेय होता है कब? कोल्ड वाटर, और पर्याप्त सॉल्युबल हो जाता है हॉट वाटर। यानी थ्री प्रॉपर्टीज आपकी समझ में आ गई। पहली प्रॉपर्टी इसका कलर की है, जो कि नारंगी रंग के क्रिस्टल होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज हमारे पास जो है वो है इसका मेल्टिंग पॉइंट 396 डिग्री सेल्सियस। तीसरी प्रॉपर्टी अपने देखा, ये ठंडे जल में कम विलेय होता है, किंतु गर्म जल में पर्याप्त रूप से सॉल्युबल है या विलेय हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे इफेक्ट ऑफ हीट, यानी कि इस पर हीट का क्या प्रभाव पड़ता है, या इसको गर्म करें तब क्या चेंजिंग आती है। तो हम देख रहे हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब हम हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है। यानी क्या लिखा है? हीट ऑफ, इफेक्ट ऑफ हीट में कि गर्म करने पर यह ऑक्सीजन देता है। तो अपने देखा ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसको हीट किया तो K2CrO4 यानी कि पोटेशियम क्रोमेट बना है। और उधर देखिए लास्ट में आकर के 3O2 लिखा है, वो क्या व्यक्त कर रहा है कि गर्म करने पर यह ऑक्सीजन देता। फिफ्थ पॉइंट में देखेंगे कि जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो इन एसिडिक मीडियम, यानी अम्लीय माध्यम में वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक के समान व्यवहार करता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन एसिडिक माध्यम में करा दें तो वो इस प्रकार की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं जिनमें ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। अतः यह एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। चलिए सबसे पहले एक बार पुनः बताते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, पोटेशियम डाइक्रोमेट नारंगी रंग का क्रिस्टली ठोस होता है। नंबर 2, इसका गलनांक 396 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट वन देखेंगे, यह ठंडे जल में कम विलेय होता है, लेकिन गर्म जल में ये पर्याप्त रूप से विलेय हो जाता है। इफेक्ट ऑफ हीट में देखा कि जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म करते हैं तो वह ऑक्सीजन देता है। फिफ्थ पॉइंट में देखा कि एसिडिक मीडियम में इसकी जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं तो वह ऑक्सीजन उत्पन्न करती हैं। इस वजह से इसको हम लोग प्रबल ऑक्सीकारक भी कहते हैं। तो बच्चों अभी आपने मेथड, प्रेपरेशन मेथड ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट की स्टडी की है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इसको आप बढ़िया से कॉपी और पेंसिल में नोट कर लें, जिससे हम आपको अब इसकी केमिकल रिएक्शन को बताएंगे। जैसा कि स्टूडेंट आपने अभी हमारे द्वारा ये पढ़ा और सुना कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक प्रबल ऑक्सीकारक, अर्थात ये ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। तो आज हम आपको ऑक्सीकारक रिएक्शंस, कई बार ये पूछा जाता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की किन्हीं 4 ऑक्सीकारक जो केमिकल रिएक्शन है उनकी ओनली समीकरण दीजिए। आज हम आपके सामने पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑक्सीकारक प्रॉपर्टीज के केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण लेकर आए हैं। इनका आप थोड़ा डीपली और गहराई से अध्ययन करें। एक्चुअल में जब हम कोई केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं
तो उसमें आपने एक सुना है, रासायनिक संयोग का एक नियम है जिसे अपन लोग द्रव्य संरक्षण का नियम कहते हैं। द्रव्य संरक्षण का नियम ये कहता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में न तो कोई पदार्थ नष्ट होता है और ना ही कोई न्यू फॉर्मेशन होता है। अर्थात रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी होती है वो सिमिलर होती है। तो केमिकल रिएक्शन को लिखते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है वो बैलेंस होना चाहिए। ओके, देखिए बच्चों, फर्स्ट में हमने यहाँ पर आपको ऑक्सीकारक गुण लिख रखे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया है और H2SO4 के 7 मॉलिक्यूल लिए हैं। यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड के 6 मॉलिक्यूल लिए हैं। इसके थ्रू हमने जब रिएक्शन कराई है तो क्या क्या बना है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पोटेशियम सल्फेट है और Cr2SO4 का होल थ्राइस है, ये हमारी क्रोमियम सल्फेट है। उधर 3I2 और 7H2 बाहर हो गया है। यदि अपन एक पहली रिएक्शन को बैलेंस करके देखें तो आप देख सकते हैं इधर K2 कितने हैं, 2 है। इधर भी यहाँ पर आप ये देख रहे हैं K2Cr2O7 प्लस 7H2SO4 प्लस 6Cr2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SO4 कितने हैं, 7 SO4 हैं। इसमें से यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 7 SO4 है, तो यहाँ पर 4 SO4, तो यहाँ निकला 3 वहाँ निकल गया। ये तो सही हुआ है, पर K2 का प्रॉब्लम है, तो K2 को हम लोग यहाँ क्या कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर अपन लोग 2 कर लेते हैं। 2 नहीं करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पर 4 करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप फर्स्ट वाली जो केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीकारक प्रॉपर्टीज ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो आप देख रहे हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड एंड पोटेशियम आयोडाइड, देन फॉर्म पोटेशियम सल्फेट एंड क्रोमियम सल्फेट, आयोडीन एंड वाटर। तो फर्स्ट रिएक्शन में आपने देखा कि यहाँ पर हमने ये बोला है कि केमिकल रिएक्शन का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप देखिए K2, इधर K2 2 है और इधर ये 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पर देखिए K की बैलेंसिंग कंप्लीट हो रही है, 4 2 जा 8 हो गया है। अब यदि SO4 की बात करें हम, तो SO4 के कितने मॉलिक्यूल हैं, 7 है। यहाँ पर कितने प्राप्त हुए अपने पास देखिए, 4 तो ये प्राप्त हो गए और 3 ये, तो 7, यानी ये हमारी बैलेंसिंग कंप्लीट है। क्लियर। दूसरी वाली रिएक्शन को आप देखिए, इसमें अपन ने K2Cr2O7 की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड एंड फेरस सल्फेट के साथ कराई है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है, क्रोमियम सल्फेट बन रहा है और Fe2, यानी यहाँ पर Fe2SO4 के ट्राई यानी 3 मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहे हैं और वाटर उधर प्रोड्यूस हो रहा है। तीसरी रिएक्शन देख रहे हैं आप लोग, K2Cr2O7 प्लस 3H2S और रिएक्ट विथ H2SO4। अब आप देखिए यहाँ पर भी हमको पोटेशियम सल्फेट प्राप्त हो रहा है और क्रोमियम सल्फेट प्राप्त हुआ है, सल्फर निकला है और वाटर के मॉलिक्यूल 7 संख्या में प्राप्त हुए। इसके बाद आप देख सकते हैं फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट बच्चों क्या हो रहा है, देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट है ना, रिएक्ट विथ H2SO4 एंड सल्फर डाइऑक्साइड, देन फॉर्म पोटेशियम सल्फेट प्लस Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस H2। यहाँ पर भी वाटर प्रोड्यूस यानी सह उत्पाद रूप में प्राप्त हो रहा है हमको। आगे देखेंगे फिफ्थ पॉइंट में K2Cr2O7 प्लस यहाँ पर 14 HCl लिए गए हैं। तो यहाँ हम ये लास्ट क्वेश्चन में आपको सभी एलिमेंट की बैलेंसिंग कंप्लीट करके बताएंगे। तो 2 KCl फॉर्म हुआ है, CrCl3 हुआ है, 7H2 हुआ है, 3Cl2 हुआ है। यहाँ पर देखें Cl कितने हमारे पास 14 Cl है, तो 3 2 जा 6 वो प्राप्त हो गए और 6 में 3 ये कर दो, 6 तो 3 9 हो गया और ये हो गया 2, यानी 6
9 और ये अपना सीधा Cl की बैलेंसिंग कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारे पास जो पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑक्सीकारक गुण थे उनको हमने आपको बताया। एक्चुअल में ध्यान रखना ये जो पोर्शन है केमिकल रिएक्शन का पोर्शन है और ये रिएक्शन हमको अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में ये जो क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शंस का पूछा ही गया है। तो आपने देखा भी था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के अंतर्गत ओनली 2 टॉपिक हैं, जिसमें फर्स्ट अपना टॉपिक था पोटेशियम डाइक्रोमेट के प्रेपरेशन मेथड बताई अपन ने। उसके साथ साथ हमने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट की इंफॉर्मेशन दी। और ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि ऑक्सीकारक रासायनिक अभिक्रियाओं के ओनली केवल 4 समीकरण दीजिए। तो ये समीकरण आपको लिखना पड़ते हैं उसमें, इसको आप भी भली भांति लिख दीजिए। ये जो 5th नंबर की जो हमारी केमिकल रिएक्शन है इसमें आप देख रहे हैं कि बैलेंस थोड़ा गड़बड़ा रही है, तो उसको हम कंप्लीट करते हैं कि 14 HCl है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर Cl के नंबर हमारे पास 14 है, बट राइट साइड में जो प्रोडक्ट है उसमें देखते हैं 2 KCl यानी 2 Cl यहाँ पर हो गए, 2 और 3 5 हो गए, 5 और 6 11 हुए हैं, जबकि इधर तो 14 है। तो यदि यहाँ भी देख रहे हैं कि Cr2 2 है, लेकिन यहाँ अपन ने Cr1 ही लिख रखा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अपन क्या कर देते बच्चों, यहाँ पर अपन 2 लगा दो। अगर 2 लगा देंगे तो बैलेंसी ऑफ द क्लोरीन इज कंप्लीटेबल हो जाएगी एंड बैलेंसी ऑफ द Cr इज कंप्लीटेबल हो जाएगी। ओके, इसको आप थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करके भी नोट कर लो। ओके, प्रॉपर्टीज की जो स्टडी कर ली हो तो अब हम आपको यूजेज भी बता दें। यूजेज ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट फर्स्ट पॉइंट पे देखिए, जैसा कि हमने आपकी इसकी केमिकल रिएक्शन भी बताई थी। फर्स्ट पॉइंट पे था हमारा ऑक्सीकारक के रूप में, अर्थात पोटेशियम डाइक्रोमेट एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में यूजेज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है आयतन मितीय विश्लेषण, यानी इन टाइट्रेशन। टाइट्रेशन की प्रोसेस एंड मेथड होती है इन लेबोरेटरी में, उसमें भी हम इस पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं। तीसरी बात है इन कलरिंग, यानी जितने भी डाइस या रंजकों के निर्माण होते हैं उनमें भी पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा छपाई उद्योग में भी उसका यूज किया जाता है। क्लियर। अब आपको 3 पॉइंट हो गए। 4th पॉइंट पे आप ये देख रहे हैं कि जितने भी हमारे ग्लास इंस्ट्रूमेंट यानी लेबोरेटरी में हो, चाहे वो हमारे घर में यूज होने वाले जितने भी कांच के उपकरण होते हैं, उनको क्लियरिंग करने में भी हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमिक एसिड का फॉर्मेशन करने के बाद उसके जो हमारे ग्लास के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि कांच के उपकरणों की सफाई करने में भी हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज करते हैं। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए जिससे कि आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट का कंसेप्ट इज क्लियर। हेलो स्टूडेंट, आप हमारे डी ऑर्बिटल्स यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के अंतर्गत तो केमिकल रिएक्शन वाली जो 2 कंपोनेंट हैं, इसका नाम है, फर्स्ट हमने आपको पिछले वीडियोस में उपलब्ध करा दिया है। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं उसका जो सेकंड टॉपिक है, इसे अपन लोग पोटेशियम परमैंगनेट के नाम से जानते हैं। तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो फॉर्मूला है वो होता है KMnO4। यह भी एक पोटेशियम डाइक्रोमेट की तरह है प्रबल ऑक्सीकारक हो। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे हम लोग पोटाश या लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। और यह मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोगी होने वाला संकुल है। और आपने इसकी स्टडी की है, यदि कभी देखा है तो इसको हम लोग लेबोरेटरी में जब हम टाइट्रेशन की प्रोसेस करते हैं,
विद द हेल्प ऑफ दिस कंपोनेंट। जैसे कि हमको नॉर्मलाइज कैलकुलेट करना है, यानी टाइट्रेशन जो करना है वो हम लोग विद द हेल्प ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन के थ्रू करते हैं। आपने देखा होगा लेबोरेटरी में जब ये एक प्रकार से पर्पल यानी बैगनी कलर का एक क्रिस्टल पाउडर फॉर्म में आता है, इसको जैसे ही आप वाटर में डिजोल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, यदि इसका कंसेंट्रेट सॉल्यूशन है तब तो ये आपको बैगनी कलर का दिखने लगेगा। यदि वो सॉल्यूशन हमारा लिक्विड या डाइल्यूट फॉर्म में है तब वो हमको पिंक यानी गुलाबी और हल्का लाल कलर का दिखाई देता है। तो आइए बच्चों, हम आपको पोटेशियम परमैंगनेट की सबसे पहले मेथड्स ऑफ द प्रेपरेशन यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट को हम किस प्रकार से बना सकते हैं, तो आपको हम बता दें पोटेशियम परमैंगनेट को हम मुख्य रूप से यदि हमको औद्योगिक स्तर पे बनाना है या इंडस्ट्रियल लेवल पे बनाना होता है तब हम इस पोटेशियम परमैंगनेट को विद द हेल्प ऑफ पायरोल्यूसाइड यानी एक पायरोल्यूसाइड अयस्क होता है जिसके थ्रू हम पोटेशियम परमैंगनेट को औद्योगिक स्तर पर बनाते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम आपको ले चलते हैं प्रेपरेशन ऑफ मेथड फॉर पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर? देखें बच्चों, सबसे पहले जो हमने मेथड बताई है तो इस रिएक्शन को देख करके हम लोग समझ जाते हैं कि when potassium मैग्नेट react with concentrate H2SO4 then form potassium परमैंगनेट। यानी कि यदि हम पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तब हमारे पास ये पोटेशियम परमैंगनेट बन जाता है और इधर पोटेशियम सल्फेट है, उधर मैग्नीज डाइऑक्साइड है और उधर वाटर को रिलीज कर दिया जाता है। तो सबसे पहले आप इस मेथड के थ्रू भी पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो पहली फॉर्मेशन पर लिख सकते हैं कि जब पोटेशियम मैग्नेट की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तब पोटेशियम परमैंगनेट बन जाता है। इसकी अपने रिएक्शन ली है। एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर पोटेशियम मैग्नेट के 3 मॉलिक्यूल लिए गए हैं और सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है बच्चों ये सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग हिंदी में सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो पोटेशियम मैग्नेट की क्रिया यदि सल्फ्यूरिक एसिड से करा दें तब हमें पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो जाता है। ये तो हमारे पास फर्स्ट मेथड के थ्रू हमने डायरेक्टली आपको बता दिया कि when potassium मैग्नेट react with concentrate H2SO4 then for potassium परमैंगनेट। क्लियर? अब अपन सेकेंड मेथड को भी देख लें। क्या लिखा है हमने, पायरोल्यूसाइड है, यानी पायरोल्यूसाइड एक तरह से मैग्नीज है, उसी का उसमें मैग्नीज कुछ मात्रा में पाई जाती है। इसके थ्रू यदि हमको पोटेशियम परमैंगनेट बनाना हो तो ये बहुत ही एक अच्छी मेथड है और इससे हमारे पास ज़्यादा मात्रा में यानी इंडस्ट्रियल लेवल में पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखें आप, सबसे पहले हम लोग पायरोल्यूसाइड अयस्क को किसी क्षारीय विलयन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तब हमें पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इस पोटेशियम मैग्नेट की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पोटेशियम मैग्नेट जो बना था उसको अपन ने यहाँ लिया। अब इस पोटेशियम जो मैग्नेट है रिएक्ट विद क्लोरीन देन फॉर्म पोटेशियम परमैंगनेट। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पायरोल्यूसाइड अयस्क से यदि हमको पोटेशियम परमैंगनेट बनाना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, पायरोल्यूसाइड अयस्क लेते हैं और उसको हम किसी क्षारीय यानी KOH एक क्षार है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो हमारे पास पोटेशियम मैग्नेट का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जो पोटेशियम मैग्नेट है
इसको आगे चल के हम क्लोरीन का जो सॉल्यूशन है उसमें प्रवाहित कर देते हैं, तब जा करके हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन बन जाता है, जो कि कैसा होता है बच्चों, बैगनी कलर का। ये बैगनी रंग के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते, तो ये हमारा कहता है पर्पल कलर का एक प्रकार से क्रिस्टलीन चूर्ण या पाउडर फॉर्म में प्राप्त होता है। इसको आप भली भांति फॉर्मेशन और मेथड को नोट कर लें। पोटेशियम परमैंगनेट की आपने अभी फॉर्मेशन की जो मेथड पढ़ी, उसके बाद हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द पोटेशियम परमैंगनेट जो ले चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास इसके कलर के बारे में चर्चा की गई है। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो फर्स्ट पॉइंट पे ये देखिए, यह एक बैगनी रंग का, कैसा है बच्चों, बैगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। बैगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। जैसा कि हमने आपको बताया था, क्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें उनके रचक रचक की जगह अणु, परमाणु या आयन वो नियमित व क्रमिक व्यवस्था रखते हैं। उन्हीं को हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। सेम यही कंडीशन हमारे पोटेशियम परमैंगनेट में पाई जाती है। और आप देखेंगे इसको जब वास्तविक रूप में, तो ये बारीक चूर्ण यानी क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। दूसरी बात देखें आप लोग, क्योंकि लेबोरेटरी में हम जब टाइट्रेशन की मेथड यूज करते हैं या टाइट्रेशन का बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराते हैं, तब हम इस पोटेशियम परमैंगनेट की सहायता से ही टाइट्रेशन करा लेते हैं। तो देखा यह जल में सॉल्युबल होता है, यानी ये जल में घुल जाता है और आसानी से डिजॉल्व हो जाता है। तीसरी बात देखें कि गर्म करने पर यह ऑक्सीजन देता है। क्या दे रहा है बच्चों, गर्म करने पर यह ऑक्सीजन देता है। यहाँ आपको हमने एक रिएक्शन बताई है कि ये हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट है, यहाँ आप इसको हीट कर रहे हैं। हीट करने पर आप देख रहे हैं कि ये पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो गया है, और लास्ट में यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन को इसने उत्पन्न कर दिया है। तो यहाँ ये सीख रहे हैं कि गर्म करने पर यह ऑक्सीजन देता है। फोर्थ पॉइंट है बच्चों, यह एक प्रबल ऑक्सीकार। जैसा कि इस चैप्टर में दो आपके पास केमिकल रिएक्शन वाले पोर्शन हैं। पहला पोटेशियम डाइक्रोमेट है, वो भी एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा था, और यहाँ पर ये भी एक प्रबल ऑक्सीकारक की तरह ही कार्य करता है। आपको जानकारी ये बता दें कि सल्फर चारकोल यदि इसके मिश्रण को यदि हम रगड़ें तो ये विस्फोट पैदा करने लगता है और जलने भी लगता है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि KMnO4 को हम सामान्य बोलचाल की भाषा में पोटास एवं लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। आपने देखा होगा कि पोटेशियम परमैंगनेट के थ्रू हम लोग जो हमारा इम्प्योर यानी अशुद्ध जल है उसका प्यूरिफिकेशन भी इसके थ्रू हम लोग कर सकते। तो आपने यदि यूजेज की बात करें तो इसके यूज आपको स्पष्ट दिख भी रहे होंगे। सबसे पहला तो प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में इसका यूज किया जाता है। दूसरा है आयतन मितीय विश्लेषण में, अर्थात जो हम लेबोरेटरी में टाइट्रेशन करते हैं उसमें इसका यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट अपन बन सकते हैं संक्रमण रोधी के रूप में, यानी जल को शुद्ध करने में भी पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये अम्लीय माध्यम में भी रिएक्शन करता है, क्षारीय माध्यम में भी रिएक्शन करता है, और उदासीय माध्यम में भी रिएक्शन करता है। तो आपने अभी पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेपरेशन की मेथड पढ़ी, उसके बाद प्रॉपर्टीज पढ़ी। बच्चों हमको पोटेशियम परमैंगनेट से परिचय होता ही रहेगा। जब जब आप लेबोरेटरी में जाएंगे तब आपकी टाइट्रेशन के जो मेथड्स कंप्लीट कराए जाएंगे उसमें आपको सबसे इजी और सरल कंपोनेंट पोटेशियम
पर मैग्नेट ही मिलता है। इसे आप लोग इस प्रकार से देखेंगे तो यदि कंसेंट्रेट सॉल्यूशन होगा तो वो गाढ़ा और बैंगनी रंग का दिखेगा। यदि डाइल्यूट बनाया है आपने तो उसका जो बैंगनीपन धीरे धीरे कम होता जाएगा और वो पिंक कलर और हल्का गुलाबी कलर के रूप में कन्वर्ट होने लगता है। इसको भी आप नोट करें जिससे हम आपको इसके यूजेज से परिचय होता है। अब हम आपको पोटेशियम परमैंगनेट के यूजेज भी बता देते हैं। जैसा कि पोटेशियम परमैंगनेट को हम सबसे ज्यादा यूजेज तो टाइट्रेशन में ही कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं बच्चों कि पोटेशियम परमैंगनेट का यूजेज हम ऑक्सीकारक के रूप में करते हैं। ऑक्सीकारक जैसा कि हम देखा था कि पोटेशियम जो डाइक्रोमेट था वो भी एक प्रबल ऑक्सीकारक था और यह भी एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है। अच्छे से लिखते भी चलें और नोट भी करते चलें जिससे कि आपका बहुत अच्छे से नोट भी बन जाएंगे और हमारी स्टडी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे आयतन मिति विश्लेषण, यानी ये एक इस प्रकार का एनालिसिस होता है जिसमें हम लोग लेबोरेटरी में टाइट्रेशन करते हैं और उसके द्वारा दिए गए जो सॉल्यूशन है उसकी कंसेंट्रेशन का भी पता लगा लेते हैं। आप अपने प्रैक्टिकल में पढ़ते हैं कि NY10 का एक सॉल्यूशन बनाइए पोटेशियम परमैंगनेट में, तो उसमें हमें कितनी मात्रा में वो अज्ञात जो अननोन सॉल्यूट है वो चाहिए। तो इस प्रकार की लेबोरेटरी में आप जब टाइट्रेशन के प्रैक्टिकल करेंगे तो वहां पर आपको ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है भली भांति देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट तीसरा देखें आप संक्रमण रोधी के रूप में, यानी एक्ट एज ए डिसइंफेक्टेंट, यानी यदि हमारा जो वाटर है संक्रमण युक्त है, यदि हम इसके थ्रू उसका उपयोग करें तो वो उसको क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है। यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग संक्रमण युक्त जल को शुद्ध करने में भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के थ्रू बहुत सारे कुछ मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण भी किया जाता है, जिससे हम इसका टेस्ट भी लगा लेते हैं, पता कर लेते हैं कि अमुक पदार्थ किसके सहयोग से बना है। आगे आप देख सकते हैं सल्फाइड और ऑक्सलेट आयंस का टेस्ट लगाने, ये जो हम टाइट्रेशन करते हैं वो एक तो सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। दूसरी बात दिए गए जो कोई सब्सटेंस है क्या उसमें हमारा सल्फाइड या ऑक्सलेट उपस्थित है या नहीं, इसकी टेस्टिंग के लिए भी हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का ही उपयोग करते हैं। और तो और कभी बहुत सारी कंडीशन हमने ये देखा है कि पोटेशियम जो परमैंगनेट है इसका यूज इन ड्राई शेल यानी शुष्क शैलों में भी होता है बच्चों। तो यानी यहाँ आप देख सकते हैं कि 6 पॉइंट पे अपन ने उसके यूजेज बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट है अपना ऑक्सीकारक के रूप में, दूसरा है आयतन मिति विश्लेषण में, तीसरा है एक्ट एज ए डिसइंफेक्टेंट के रूप में, फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, टेस्टिंग इन द सल्फाइड एंड ऑक्सलेट में, इन ड्राई शेल। ये हमारे पास पोटेशियम परमैंगनेट के यूजेज हो गए। तो आज आपने पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट एक मैग्नीज का संकुल है। यू एक्ट एज ए ऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। नॉर्मली रूप से इसको बनाया तो फर्स्ट मेथड में हमने पोटेशियम मैग्नेट की रिएक्शन कंसेंट्रेट H2SO4 से करा दी तो हमको पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो गया था। सेकेंड स्टेप में हमने ये बताया था कि जब हम इसको इंडस्ट्रियल लेवल में बनाते हैं बच्चों तब हम पायरोल्यूसाइड गैस से बनाते हैं। पायरोल्यूसाइड गैस को क्या किया था अपने छाप और ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन कराई तो हमको पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त हो गया था। फिर अपन ने क्या किया था उस पोटेशियम मैग्नेट की क्रिया जब क्लोरीन से करा दी
तब हमको पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो गया था। तो इस प्रकार से ये मेथड बनी। प्रॉपर्टी बताई अपन ने कि फर्स्ट पॉइंट पे तो ये पर्पल या बैंगनी रंग का क्रिस्टलीन ठोस होता है और गर्म करने पर ये ऑक्सीजन देता है और यह एक प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। यदि इसको चारकोल सल्फर के साथ मिला दिया जाए और रगड़ दिया जाए तो ये विस्फोट भी पैदा कर देता है। यूजेज में भी हमने बताया एक्ट है ऑक्सीकारक के रूप में, टाइट्रेशन में, और आप देख रहे हैं डिसइंफेक्टेंट के रूप में इन ड्राई शैलों में। इस प्रकार से हमने आज आपको पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्वेश्चन अपने सिलेबस में है जो पूछा जाता है उससे संबंधित जानकारी दी। अच्छा है, आपको समझ में आया होगा। एक बार जरूर ध्यान रखें बच्चों, पूर्ण कंसेंट्रेशन से हमारे वीडियो को देखें जिससे कि आपका जो पोटेशियम परमैंगनेट संबंधी कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन है वो बिल्कुल दूर हो जाए। ओके, तो अब आप इसको जल्दी भांति नोट करें और इसका ध्यान रखें कि हमारी फेयर साफ सुथरी होना चाहिए। जब फेयर हमारी साफ होगी तो हमारा पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट रहता है और हमारा टॉपिक बहुत अच्छा चला जाता है। धन्यवाद। देखिए स्टूडेंट, हमारे एग्जाम में कभी कभार ये पूछा जाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट की अम्लीय माध्यम में 4 ऑक्सीकारक गुणों की विवेचना कीजिए। यानी कि एसिडिक मीडियम में इसके 4 ऑक्सीकारक प्रॉपर्टी को हम विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बताएंगे। और एग्जाम में बच्चों यही पूछा जाता है कि अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट के 4 ऑक्सीकारक गुणों के ओनली रासायनिक समीकरण दीजिए। तो आज हम आपको उन्हीं 4 रासायनिक समीकरणों से इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट पर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड का H2SO4 में ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया है। पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन SO2 एंड वाटर के साथ कराई, तब हमें देखना चाहिए कि यहाँ पर आप देखिए H2SO4 का फॉर्मेशन हुआ। यानी क्या कहा गया कि SO2 का H2SO4 में ऑक्सीकरण हो जाता है। तो पहले वाली जो रिएक्शन है उसमें SO2 का ऑक्सीकरण होने के बाद सल्फ्यूरिक एसिड में उसका फॉर्मेशन हो गया है। तो यहाँ बच्चों पहली वाली रिएक्शन समझ में आ गई। देख सकते हैं KMnO4 लिखा है 5SO2 + 2H2O। यहाँ पर इसको अपन लोग पोटेशियम सल्फेट कहते हैं और ये हमारा मैग्नीज सल्फेट बना है। उधर लास्ट में H2SO4 इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड। यही हमारी हेडिंग कह रही है कि SO2 का H2SO4 में किस रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीडेशन हो जाता है। सेकंड पॉइंट आप देखेंगे बच्चों, फेरस लवण। फेरस लवण का फेरिक लवण में परिवर्तन। तो फेरस आप जानते हैं कब बोलते हैं, जब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है तब उसको फेरस बोलते हैं। और यदि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाती है तब उसे हम लोग फेरिक के रूप में पढ़ते हैं। जैसा कि ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में ऐसे कुछ रूल्स हैं कि एक ही तत्व जब वेरिएशन ऑक्सीडेशन शो करता है तो कम ऑक्सीजन अवस्था के लिए हम अप लगाते हैं और अधिक ऑक्सीजन अवस्था के लिए हम इग लगाते हैं। जैसे कि Fe पे +2 है तो फेरस लिखते हैं और यदि +3 है तो उसे हम लोग फेरिक। यहाँ देखें KMnO4 की रिएक्शन FeSO4, यहाँ पर जो FeSO4 है ना ये फेरस फॉर्म में है। जब भी आगे पर रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पर देख लो आप बच्चों Fe2SO4 का होल थ्राइस हो गया। यानी ये थ्राइस है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो हमारी फेरस सल्फेट थी वो अब फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो गई है। तो ये हमारी किसको थ्रू हुआ है, ये भी एक प्रकार से
ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ द KMnO4 इन द एसिडिक मीडियम। करेक्ट। थर्ड पॉइंट देखेंगे, आयोडाइड आयन का आयोडीन में चेंज। यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों KI लिखा रखा हमने, तो KI यानी पोटेशियम आयोडाइड है। यहाँ पर जो आयोडीन है ना वो आयन फॉर्म में है। यदि इसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइज कर दें तो पोटेशियम पे प्लस लग जाएगा और आयोडीन पे माइनस लग जाएगा। अब हमने देखा कि पोटेशियम परमैंगनेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड एंड H2SO4 से कराते हैं, तब हमको यहाँ पर देखिए बच्चों आयोडीन फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। ये फॉर्म प्राप्त हो जाता है। आयोडीन जो आयन था ना, यानी आयोडाइड आयन था, वो पोटेशियम आयोडाइड के फॉर्म में हमने लिया था। जब रिएक्शन हुई तो वो आयोडीन के फॉर्म में हमको प्राप्त हो गया है। यहाँ पर भी एक तरह से आयोडीन फॉर्मेशन होने से ये सिद्ध हो रहा है कि ये हमारी पोटेशियम परमैंगनेट की एक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस। फोर्थ पॉइंट देखेंगे आप लोग, हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण। यहाँ देखेंगे व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट react with hydrogen sulfide and H2SO4 then form potassium sulfate, manganese sulfate and sulfur। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमको सल्फर प्राप्त हो गया है। यही हमारी रिएक्शन ने कहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण होना है। तो सबसे पहले हमने पोटेशियम परमैंगनेट ली, उसकी रिएक्शन H2SO4 से कराई और उसी के साथ H2SO4 भी लिया गया है, तब जाकर के उधर हमको सल्फर प्राप्त हो गया है। इस प्रकार से बच्चों ये चार की चार केमिकल रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चार आपकी पोटेशियम परमैंगनेट की होना चाहिए कंप्लीट इस चैप्टर के अंदर, और चार रिएक्शन ही आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट की भी कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि थ्योरेटिकल को तो हर स्टूडेंट लिखता है, पर केमिकल रिएक्शंस को कुछ ही स्टूडेंट रखते हैं। तो हमें अपनी गिनती कुछ में बनाना है, इम्पोर्टेंस में बनाना है, इंटेलिजेंट में बनाना है, ना कि नॉर्मलाइजेशन में। क्योंकि सरल चीज को सब लिखते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन आपको लगता है, बच्चे कहते हैं कि सर हमारे जो केमिकल रिएक्शन है वो हमको बहुत समस्या देती है, केमिकल रिएक्शन हमको बनाने में दिक्कत आती है। तो इसके लिए हमने आपको पिछले टर्म पे कई वीडियो उपलब्ध करा दिए गए हैं जहाँ पर केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना भी बताया गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन को भली भांति अच्छी तरह से लिखें और खूब पढ़ें, तभी तो बढ़ेंगे। तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ओके, धन्यवाद।